हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसा कि आपको बताया हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है बच्चों 12th केमिस्ट्री के चैप्टर्स। सही है, बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, कुछ गिने चुने 2-4 चैप्टर्स बचे हुए बच्चों, उन्हें भी हम बहुत जल्द कंप्लीट करवाने वाले हैं। सही है, लास्ट लेक्चर से बच्चों हम लोगों ने शुरू किया हुआ था एक बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सही बात है, जहां पे हम लोग ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, वो सारी बातों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सही बात है। इस वाले चैप्टर के ऊपर बच्चों एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 2। इसका मतलब लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जहां पे मैंने बच्चों इस लेसन के बारे में बहुत सारी इंट्रोडक्शन वाली बातें बताई थी कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, किससे बनता है। तो वो लेक्चर जरूर से देखना आपको, इस लेक्चर से पहले आपको वो लेक्चर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में हमने कवर की हुई हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में, मतलब लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ऐसे बड़े सारे प्रकार हम लोग सीखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उनके एग्जांपल्स के अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हुए तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज ईडीटीए। तो ईडीटीए का स्ट्रक्चर हमेशा एग्जाम में आता है। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। सही बात है। तो इसके ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर है 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया लास्ट 15 ईयर्स अगर मैं देखूं, क्वेश्चन पेपर उठा के देखूं तो वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों आज के इस लेक्चर में। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना है, कोई भी बच्चा इस वीडियो को मिस नहीं करेगा, एक भी मिनट मिस नहीं करेगा, एंड तक वीडियो को देखेगा। अगर आपको मतलब वीडियो थोड़ी स्लो लग रही होगी तो आप वीडियो की स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो, चलेगा? ठीक है, ओके। एक और बात आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी पढ़ रहे हो और कोई भी डाउट आता है बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, तो आप भी आकर यहाँ पर अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचा सकते हो, चलेगा? ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 2 को, जहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में, कि आखिरकार लिगेंड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो शुरू किया जाए, चलो। देखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में बात करने से पहले या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को बात करने से पहले मुझे आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों लिगेंड्स होते क्या है, आखिरकार लिगेंड्स क्या होते हैं। देखो, इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था। लिगेंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास, आप कह सकते हो, जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, उनके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना बच्चों पेयर में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देते हैं। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो, जैसे मान लो मैं कंपाउंड हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कंपाउंड हूं, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता हूं सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम मान लो मेरे बाजू में कोई खड़ा है और मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं, समझ रहे हो? तो हम दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, और उसको एरो से शो करते हैं ना, ऐसा शो करते हैं ना, जैसे मान लो ये आपका लिगेंड है और ये आपका मेटल है, सही है। तो लिगेंड के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, लिगेंड ने अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसको? मेटल को दे दिया ना, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को दे दिया। तो लिगेंड और मेटल के बीच में ऐसा बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। समझ में आई बात? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा एक एरो से शो किया जाता है, जिसका हेड हमेशा मेटल की तरफ होगा, जिसका हेड हमेशा किसकी तरफ होगा? मेटल की तरफ होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। तो इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी थी। वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, पर लास्ट वाला लेक्चर देखना, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। तो आपको लिगेंड पता चल गया क्या होता है। लिगेंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं मेटल को, समझ रहे हो? ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं लिगेंड। ओके ओके। अब हमें पढ़ना है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, मतलब किन प्रकार के लिगेंड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इस दुनिया में। सही बात है। तो 3 प्रकार के लिगेंड्स हमें पढ़ना है। देखो, वैसे तो लिगेंड्स कई प्रकारों के हैं, पर आपके सिलेबस के हिसाब से हमें 3 प्रकार के लिगेंड्स पढ़ना है। आ जाओ देखते हैं।
द फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड, स्पेलिंग सही है, डेंटेड लिगेंड, सही है। द फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेड लिगेंड, ओके। दूसरा है बच्चों पॉलीडेंटेड लिगेंड, लेजेंड लिख रहा हूं मैं, लिगेंड, ओके। समझ में आई बात? दो मैंने आप लोगों को तीन बताया टोटल, दो मैंने आप लोगों को लिखा दिया बच्चों। एक है आपका मोनोडेंटेड, लेकिन इसके बारे में बताएंगे, सारी बातें करेंगे, ये लेक्चर बोला इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। पहला है टाइप मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरा है टाइप बच्चों पॉलीडेंटेड लिगेंड, और जो तीसरा टाइप है दिस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। डेंटेड लिगेंड। अगर कहीं स्पेलिंग गलत होती है तो बच्चों हमें माफ करिएगा। एक लेट मी चेक द स्पेलिंग, रुको। ओके, डेंटेट, ओके, टीई होगा, नॉट TATE। स्पेलिंग गलत हो जाती है बच्चों। डेंटेट, सेम यहां पे भी कर लो, TATE, और यहां पे भी कर लो TATE, ठीक है। बस स्पेलिंग गलत हो जाए, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि लिगेंड्स की अगर मैं बात करूं तो लिगेंड्स टोटल 3 प्रकार के हैं। लिगेंड्स बच्चों 3 प्रकार के हैं। एक है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, एक है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड, और एक है आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब इनके मतलब समझना है ध्यान से। देखो ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम हो, जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट हो जो लिंक करेगा किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। ऐसा कंपाउंड बच्चों जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम हो, तो आप कैसे लिखोगे उसको? हम लोग मोनोडेंटेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मोनो का मतलब ही क्या होता है, 1। समझ रहे हो? मोनो का मतलब ही क्या होता है, 1 ना, सही बात है ना। सो अ कंपाउंड, यहां पे स्पेस नहीं होगा मेरे हिसाब से यार, लिख नहीं पाएंगे अपन ना आगे लिखते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का डेफिनेशन ये है, द कंपाउंड which have a single donor atom linked to central metal atom और आयन। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, या तो वो सिर्फ एटम होगा या तो कभी कभी वो आयन भी होगा, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है ना। अगर वो रिलीज कर रहा है एटम्स को तो भैया ऑब्वियसली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। ओके, सो द कंपाउंड विच हैव सिंगल डोनर एटम लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेड लिगेंड। इज, लिख लोगे आप लोग यहां पे, इज known as क्या बच्चों, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड समझ में आया? अच्छा, नहीं समझा होगा ना आप लोग को, मैं बताता हूँ आप लोग को। देखो ऐसे कंपाउंड्स बच्चों जिनके पास सिर्फ एक ही एटम होगा, जो क्या कर सकता है बच्चों, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेटल को मैंने आपको बताया ना कि मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को लिगेंड बोलते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा एटम है जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा मेटल की तरफ, तो मैं हूं भैया मोनोडेंटेड लिगेंड। मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा एटम है जो क्या कर सकता है,
समझ रहे हो, जो क्या कर सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेटल की तरफ। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, इसके एग्जाम्पल बच्चों बहुत सारे, जितने भी हैलोजेंस ग्रुप है वो सारे इसके एग्जाम्पल है। Cl माइनस, Br माइनस, समझ रहे हो, I माइनस, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। और तो और Cn माइनस, ये भी इसका एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज बच्चों इतनी चीजों को नोट किया जाए, इतनी चीजों को नोट किया जाए। हो गया, हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट किया करो, बहुत एग्जाम्पल है बच्चों इसका। OH इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इसे हम कहते हैं बच्चों मोनोडेंटेड लिगेंड। आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, धीरे धीरे हर एक चीज समझेंगे। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो एक चीज हमें समझ में आ गई, दैट मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब क्या बच्चों, जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा, जिसके पास सिर्फ एक ही क्या होगा बच्चों, लिगेंड मतलब क्या, डोनर एटम। लिगेंड मतलब क्या, सिर्फ एक ही क्या होगा, डोनर एटम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें। ये हो गया था आपका लिखकर, इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हमारा सेकंड इज पॉलीडेंटेड, ये भी यही रहेगा, लिगेंड। अच्छा, वो मोनोडेंटेड था, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने कितने एटम थे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बच्चों, एक ही एटम था। इसके पास दो या दो से ज्यादा होंगे, इसके पास दो या दो से ज्यादा, क्योंकि पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, समझ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पॉलीमर। तो पॉली का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे कंपाउंड, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे, टू और मोर कंपाउंड, ऐसा नहीं, ये अच्छी वर्डिंग नहीं है, अच्छी वर्डिंग नहीं है। अ कंपाउंड हैविंग, हाँ जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम लिखा था, अ कंपाउंड हैविंग, या फिर लिख सकते हो विच हैव टू और मोर डोनर एटम, टू और मोर डोनर एटम linked to central metal ion or atom is known as polydentate ligand। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, polydentate ligand। समझ में आई बात, समझ में आई बात, मुझे बताओ। थोड़ा लिखने में समय चला जा रहा है, कोई बात नहीं, पर आई होप आपको समझ में आ रहा है। पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है बच्चों, पॉलीडेंटेड लिगेंड का सिंपल सा अर्थ ये है कि ऐसे लिगेंड, ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे लिगेंड, ऐसे कंपाउंड जिसके पास बच्चों दो या दो से ज्यादा डोनर एटम है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं बच्चों पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ओके, नोट कर लीजिए, कर लिया, कर लिया बच्चों। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनिए, पॉलीडेंटेड लिगेंड के दो प्रकार हैं। पॉलीडेंटेड, वैसे तो पॉलीडेंटेड में बड़े सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो ही पढ़ने। पॉलीडेंटेड लिगेंड में बड़े सारे प्रकार हो सकते हैं, अगर आप नीट JEE के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको सारे प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, पर हमें सिर्फ दो ही पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक आपको पढ़ना है बच्चों बाइडेंटेड लिगेंड, और एक आपको पढ़ना है बच्चों हेक्साडेंटेड लिगेंड। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पॉलीडेंटेड में बड़े सारे प्रकार हैं, बाइडेंटेड होगा, ट्राइडेंटेड होगा, टेट्राडेंटेड होगा, पेंटाडेंटेड होगा, बड़े सारे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, पर हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ दो ही पढ़ना है, और दोनों बहुत आसान है। एक आपको पढ़ना है बच्चों बाइडेंटेड लिगेंड, सही बात है, और सेकंड आपको पढ़ना है बच्चों हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब देखो दोनों का डेफिनेशन सेम ही होगा, तो डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला मैं। डेफिनेशन में सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहां पर दो डोनर एटम होंगे, यहां पर सिर्फ कितने डोनर एटम होंगे बच्चों, दो डोनर एटम होगा, सही बात है।
यहां पे कितने डोनर एटम होंगे बच्चों? यहां पे होंगे टोटल 6 डोनर एटम। यहां पे टोटल कितना होगा बच्चों? 6 डोनर एटम, क्योंकि इसका नाम क्या है? हेक्सा। हेक्सा का मतलब ही क्या होता है? 6। यहां पे क्या है बच्चों? बाय। बाय का मतलब ही क्या होता है? 2। बाय का मतलब क्या होता है? 2। सो बायडेंटेड लिगेंड मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम है, उन्हें हम कहेंगे बायडेंटेड लिगेंड। ऐसे कंपाउंड्स बच्चों जिनके पास 6 डोनर एटम है, उन्हें हम कहेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब इसके मैं डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा। डेफिनेशन तो वैसे आपको समझ में आ गया ना, इसके एग्जांपल में देता हूं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें पहले नोट करिए। मैं साइड हट जाता हूं। इतनी चीजें बच्चों आप पहले नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया बच्चों? ओके, पहले बायडेंटेड के एग्जांपल देखें। ओके, आ जाओ। एक ही एग्जांपल पढ़ना, ज्यादा नहीं। बायडेंटेड लिगेंड। देखो डेफिनेशन सेम है। डेफिनेशन में अब वापस लिखवा के नहीं दे रहा। डेफिनेशन आप वापस लिख सकते हो, क्योंकि मैंने मोनोडेंटेड का डेफिनेशन दिया, पॉलीडेंटेड का डेफिनेशन दिया, उसमें सिर्फ 2 और मोर जो था ना पॉली में से, वहां उसको हटा के 2 लिख दो। सिर्फ 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों इथिलीन। इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन डायअमाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, EN। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे EN भी लिखा जाता है। तो कहीं भी EN लिखा हुआ दिखे आपको, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है EN का मतलब क्या है? इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन डायअमाइन, समझ में आई बात? इथिलीन डायअमाइन हमेशा EN से रिप्रेजेंट होगा। इतनी बातें याद रहेंगी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों कुछ इस तरीके से। इथिलीन ग्रुप है ना, इथिलीन ग्रुप मतलब क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सही बात है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इन जगह पे क्या लगा हुआ बच्चों? 2 अमाइन का ग्रुप लगा हुआ है। तो एक NH2 यहां लगा है और एक NH2 यहां लगा हुआ है। समझ में आई बात? तो एक NH2 यहां, एक NH2 यहां। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास बच्चों हमेशा क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो इस नाइट्रोजन पे भी 2 लोन, मतलब लोन पेयर तो एक ही होगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर भी क्या है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर में प्रेजेंट होते हैं ना वो, समझ रहे हो? तो ये देखो, ये वाला एक पेयर और ये वाला एक पेयर, तो ये 2 साइट है जो क्या करेंगे बच्चों? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। मान लो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, ये वाला, समझ रहे हो? ये वाला मेटल एटम है, तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बायडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसके पास 2 एटम्स, 2 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, 2 ऐसे जगह होती है, 2 ऐसे एटम्स होते हैं जो डोनेट कर सकते। तो इसके पास 2 डोनर एटम है। समझ में आई बात? इसके पास क्या है? टोटल 2 डोनर एटम है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बच्चों बायडेंटेड लिगेंड। समझ में आई बात? बताओ मेरे को, समझ में आई क्या बात है? बताओ। एक एटम ये वाला है, एक एटम ये वाला है। ठीक है, इसे नोट कर लो, ये ड्राइंग बना लो। ये नहीं बनाओगे तो चलेगा, ये मेटल नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन ये ड्राइंग बना लो। ओके, दिस इज द EN, इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन डायअमाइन, समझा? समझा क्या? बताओ। हो गया? ओके, तो ये बच्चों इसका एग्जांपल हो गया, बायडेंटेड का एग्जांपल हो गया। हेक्साडेंटेड का एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हेक्साडेंटेड मतलब क्या? ऐसा कंपाउंड जिसके पास 6 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। सही बात है? तो हेक्साडेंटेड लिगेंड का क्या एग्जांपल होगा? आ जाओ। हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड मतलब क्या बच्चों? जिनके पास टोटल 6 डोनर एटम हो, जिनके पास 6 डोनर एटम हो, उन्हें आप क्या कहोगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। बात समझ में आ रही? ओके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सबसे ज्यादा पूछा गया है आपके एग्जाम में, दैट इज नथिंग बट EDTA। दिस इज द सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल।
आपको एग्जाम में बहुत बार, मतलब ऑलमोस्ट मान लो 10 साल में से 7 साल में तो आया ही है ये क्वेश्चन, समझ रहे हो, 7 बार ये क्वेश्चन पूछा ही है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कभी कभी एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि EDTA इज अ डैशडेंटेड लिगेंड, हेप्टा, हेक्सा, डाई, ट्रा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए दैट EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। जब मैं बैचलर्स था ना, बैचलर्स केमिस्ट्री में कर रहा था, तो उस समय मेरे वाइवा में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि EDTA किस प्रकार का लिगेंड है, बताओ, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है। तो उस समय मैंने बताया था हेक्साडेंटेड, ऐसा नहीं कि मैं हार गया था, मेरे को आता था, ठीक है। तो सबसे पहले EDTA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो EDTA का फुल फॉर्म है आपका इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है EDTA, देखो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, समझ रहे हो। और अगर आपको फुल फॉर्म याद हो गया ना तो आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर आपको फुल फॉर्म याद हो गया तो आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, देखो देखो ध्यान से। इथिलीन मतलब क्या होता है बच्चों? इथिलीन हमेशा याद रखना आप लोग को, इथिलीन मतलब होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये है आपका इथिलीन ग्रुप। इथिलीन के बाद क्या है? डायअमाइन। इथिलीन के बाद क्या है बच्चों? डायअमाइन। अमाइन ग्रुप क्या होता है? NH2। अमाइन वाला ग्रुप क्या होता है? NH2। अभी हम लोग ने पढ़ा है ना इसके पहले वाला, इथिलीन डायअमाइन पढ़ा है इसके पहले, EN, इथिलीन डायअमाइन। तो NH2 डायअमाइन मतलब क्या होता है बच्चों? NH2, सही बात है। पर यहां पर H2 नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ आप नाइट्रोजन लगाओ, यहां पे सिर्फ आप नाइट्रोजन लगाओ, क्योंकि उस हाइड्रोजन को, जो H2 है ना, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे 4 एसीटेट। 2 हाइड्रोजन था तो 2 एसीटेट यहां पे आएंगे, दो इधर भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 एसीटेट यहां पे आएंगे, तो टोटल 4 एसीटेट आएंगे बच्चों, समझो दोस्तों, टोटल 4 एसीटेट ग्रुप आएंगे। अब एसीटेट ग्रुप क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे O माइनस, समझा। सिमिलरली यहां पे भी CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे O माइनस, यहां पे भी आ जाओ, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे O माइनस, और यहां पे भी बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे O माइनस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। मेरे को बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट था? है इसमें कुछ डिफिकल्ट था? मेरे को बताओ। दिस इज इथिलीन, दिस इज डायअमाइन, 2 अमाइन है तो 2 नाइट्रोजन लगा दिया। अब यहां पे हाइड्रोजन नहीं लगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया है? एसीटेट ग्रुप, समझ रहे हो। जैसे ये होता है ना एसीटेट, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसको एसिटिक एसिड बोलते। लेकिन जब यहां से ये H रिमूव हो जाता है H+ के फॉर्म में, क्योंकि एसिड क्या करता है? H+ रिलीज कर देता है, तो ये इस फॉर्म में बच जाता है और ये एसिटिक एसिड बन जाता है एसीटेट, समझ रहे हो। तो ये आपके एसीटेट ग्रुप है, और यही एसीटेट ग्रुप कितने हैं बच्चों? टेट्रा है, 4 है, तो 2 इस बगल लगा दो, 2 इस बगल लगा दो, हो गए आपके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। अब मैंने आपको बताया बच्चों कि ये हेक्साडेंटेड है। हेक्साडेंटेड मतलब क्या है बच्चों? इसके पास 6 डोनर एटम है। कितने डोनर एटम है टोटल? 6 डोनर एटम। तो कहां पे है देखो, दिस इज 1 डोनर एटम, दिस इज 2 डोनर एटम, दिस इज 3rd डोनर एटम एंड दिस इज 4th डोनर एटम। 4 तो आपको दिख गए, एक ये है क्योंकि इसके पास भी ये होता है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 डोनर एटम ये है और 1 डोनर एटम ये है। तो ऐसे टोटल 6 डोनर एटम होते हैं बच्चों आपके EDTA मॉलिक्यूल के पास। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। बताओ कुछ हार्ड था? बताओ कुछ हार्ड था क्या बच्चों? एक सेकंड, आई एम सो सॉरी। तो बताओ कुछ हार्ड था क्या? मैं वापस बना के दिखाऊं आप लोग को? बहुत ही आसान है। देखो अगर आपको नाम, ये फुल फॉर्म याद हो गया ना तो ये पूरा याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं। और फुल फॉर्म याद करने में भी क्या है? इथिलीन डायमाइन, ये तो EN से भी याद हो गया था, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वापस एक बार बना के दिखा दो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि सर कैसे बना दिया आपने, ठीक है। एक बार मिटा के वापस बना के दिखा दो। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले आपको इथिलीन लेना है, सही बात है। तो इथिलीन क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका इथिलीन ग्रुप है, ओके। फिर आपके पास है बच्चों डायअमाइन।
तो डायअमाइन का मतलब होता है नाइट्रोजन। एक्चुअली अमाइन है NH2 ग्रुप, पर यहां पे हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एसीटेट से। तो एक नाइट्रोजन यहां लगाओ, एक नाइट्रोजन यहां लगाओ। अब कितने एसीटेट है बच्चों? टेट्रा एसीटेट है, तो 2 एसीटेट इस तरफ और 2 एसीटेट इस तरफ। सही बात है, सही बात है। लगा दो एसीटेट, CH2C डबल बॉन्ड O। एक्चुअली ये 3 होता है यहाँ पे 3 होता है, क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक बॉन्ड है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। यहाँ पे है बच्चों CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। सिमिलरली इस तरफ क्या है? CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। नीचे भी बना है, कोई बात नहीं, चलता है, C डबल बॉन्ड O माइनस। तो आपको दिखाना है, इस पे भी लोन पेयर दिखाना है और इस पे भी लोन पेयर दिखाना है, जिससे ये पता चलेगा कि टोटल 6 एटम प्रेजेंट है जो क्या कर सकते हैं? बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो अगर यहाँ पे मेटल एटम है तो ये भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा बॉन्ड, ये भी फॉर्म करेगा, ये भी। समझो, तो 6 तरह से अटैक करता है ये EDT है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चों नोट कर लो इसे। साइड हट जाओ मैं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे बच्चों। अच्छा, एक चीज बचा हुआ है अपना, एम्बीडेंटेड। ठीक है, हो गया, डन। ओके, लास्ट जो हमारा टाइप बचा है बच्चों क्लासिफिकेशन में, दैट इज नथिंग बट एम्बीडेंटेड लिगेंड। नाउ व्हाट इज मीन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड? इसका बेस्ट एग्जांपल है NO2। ओके, बताता हूं आगे चल के, बताता हूं। हो गया ये? अच्छा, ये तो आप लोग लिख ही नहीं रहे ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, बिकॉज आई वाज जस्ट वांटेड टू राइट एम्बी, ये लिख देता हूं बार बार, डेंटेड लिगेंड। ओके, एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या बच्चों? मैं आपको बताता हूं, डेफिनेशन लिखते पहले। अ कंपाउंड which have कैसा लिखता हूं मैं? which have 2 donor atom but the electron donation can be done by either of them is called as is known as एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझा, मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझा इस डेफिनेशन से। ऐसा कंपाउंड बच्चों विच हैव 2 डोनर एटम। चलो, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है सर। ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 2 डोनर एटम है, ठीक है, जिसके पास क्या है? 2 डोनर एटम है, बट द इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैन बी डन बाय आइदर ऑफ देम इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ऐसा कंपाउंड बच्चों, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, पर एक समय पर दोनों में से कोई एक ही डोनेट करेगा, मेटल एटम को। समझा मैंने क्या बोला? नहीं समझा? सुनो, इसका एग्जांपल है बेस्ट NO2, ठीक है। अब NO2 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो यहां पे मेटल है, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा देखो, N, ठीक है, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ऐसा स्ट्रक्चर होता है NO2 का। N डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं एक्चुअली में, डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पर एक्चुअली नाइट्रोजन 3 ही चार्ज बियर करता है। तो अगर स्टेबल चार्ज का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो, इसके पास होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है पर यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए, तो नाइट्रोजन के पास भी क्या होगा बच्चों? लोन पेयर होगा। अब अगर आप देखो तो ये ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें 2 डोनर एटम है। सही बात है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ डोनर एटम, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ डोनर एटम। तो मैंने भी यहाँ पे वही लिखा है, अ कंपाउंड विच हैव 2 डोनर एटम। यहां तक बात सही है।
ऐसा कंपाउंड जो बच्चों क्या है, जिसके पास 2 डोनर एटम है। अब मान लो एक ऐसी कंडीशन जहां पे ये नाइट्रोजन इस मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या कर रहा है बच्चों, इस मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो इन दिस सिचुएशन ये नाइट्रोजन अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ रहे हो, ये जो बना है इनके बीच में, जो संधि हुई है इनके बीच में, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ रहे हो, दिस इज वन कंडीशन, एक कंडीशन है। इसको थोड़ा शिफ्ट करते इधर। ओके, दिस इज वन कंडीशन बच्चों। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो एक आपके पास मेटल है, ठीक है, सेम N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे ये, सही बात है ना। यहां पे क्या है बच्चों, देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहां से चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके यहां से चला जाएगा और ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, आपके मेटल के साथ। ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा आपके मेटल के साथ। नाउ दिस बॉन्ड इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपने क्या देखा बच्चों कि सेम ही कंपाउंड है, NO2 ही ये दोनों में भी, पर दोनों में क्या हो रहा है कि कभी एक बॉन्ड बना रहा है, कभी दूसरा बॉन्ड बना रहा है, दोनों कभी भी साथ में बॉन्ड नहीं बनाते। तो ऐसे लिगेंड को मैंने वही लिखा ना, द इलेक्ट्रॉन डोनेशन, द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है कैन बी डन बाय आइदर ऑफ देम। समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है वो दोनों में से कोई एक करेगा, वन ऑफ देम ऐसा लिख सकते हो, या फिर आइदर ऑफ देम। समझ रहे हो, किसी एक के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, दूसरा उस समय इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं करेगा। ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके, चलेगा। आगे बढ़े, देखो सारे क्लासिफिकेशन हो गए, इतना ही क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना था। मोनोडेंटेड का हो गया, पॉलीडेंटेड का हो गया, इधर ई डाल दो, इधर भी ई डाल दो। मोनोडेंटेड, एम्बीडेंटेड हो गया। पॉलीडेंटेड में 2 है बच्चों, एक आपका बाइडेंटेड और एक आपका हेक्साडेंटेड। बाइडेंटेड में EN इथिलीन डायमाइन, इसके अंदर क्या इसके अंदर क्या डालोगे बच्चों आप, एग्जाम्पल EDTA। तो सबके मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, सबके मैंने डेफिनेशन भी लिखवाए हैं। इन दोनों का डेफिनेशन मैंने नहीं दिया क्योंकि जो डेफिनेशन इनका दिया था वही डेफिनेशन में कॉपी करना है, बस डोनर एटम के नंबर चेंज करने हैं। ओके, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो ना, ठीक है, ओके ओके, चले आगे। ओके चलो, ठीक है। अब बच्चों हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए जो जानना। सबसे पहला टर्म है बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सॉरी कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है, सुनो। कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या है, इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज अ square bracket where a central metal linked to ligand. Okay, this is the definition. एक सेकेंड ना, मेरे प्लेटफॉर्म को थोड़ा इधर खींचो। क्या बोला मैंने बच्चों, कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेट स्फीयर बच्चों एक तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट है जो हम लोग जो किसके बीच में होता है बच्चों, जो हम लोग निकालते हैं जहां पर आपका सेंट्रल मेटल एटम, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है या फिर आयन है, वो लिंक करता है किसको, लिगेंड को। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये यार पैर में फंस जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, PtCl6 मान लो, ठीक है, PtCl6 एक एग्जाम्पल है। अब अगर आप देखो तो जब आप इसको नॉर्मल कंडीशन में लिखते हो, कुछ इस फॉर्म में आप लिखते हो ना बच्चों, तो आप इसके बाजू बाजू एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करते हो। इसके आसपास में क्या ड्रॉ करते हो बच्चों, एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करते हो।
दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट स्फीयर। इसी को हम कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट स्फीयर। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे मान लो मैंने बनाया पीटी, समझ लो कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन ऐसे बनाना है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, हो गए 6। इसके आसपास बच्चों आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट स्फीयर। अगर आपने एग्जाम में इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह गलती से ये बना दिया, ये बना दिया, तो लफड़ा हो जाएगा, मतलब आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। दिस इज रॉन्ग, समझ रहे हो? क्योंकि हमेशा आपको इस कोऑर्डिनेट स्फीयर, आपका जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, आपका सेंट्रल मेटल लिंक है किससे, लिगेंड से, इस स्ट्रक्चर को आपको हमेशा किसमें दिखाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही दिखाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही दिखाना है। इसलिए ये वाला ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते आपको हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट स्फीयर। समझ लो, इवन इसको भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, PtCl6 ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं, ये रॉन्ग तरीका है। दिस इज द राइट वे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सही है। तो ये वाला बच्चों सही तरीका है, ये वाला सही तरीका है। अगर आपने इसको राउंड ब्रैकेट में लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट स्फीयर। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट स्फीयर कहते हैं। तो कृपया इसे नोट कर लीजिए, बड़ा ही सरल है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ओके, आगे चले, आगे चले, ठीक है। अगला है बच्चों काउंटर आयन। व्हाट इज मीन बाय काउंटर आयन? इसका डेफिनेशन लिख दे। द आयोनाइजेबल आयन और atom present outside, कैसे लिखे, outside the कोऑर्डिनेट नहीं हो गया, कोऑर्डिनेट स्फीयर is called as your counter ion। इसे हम कहते हैं काउंटर आयन। अब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है बच्चों, मेरे पास एक कंपाउंड है K4 PtCl4, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब मैंने आपको अभी कुछ समय पहले सिखाया कि ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। इसे आप क्या कहते हो? कोऑर्डिनेट स्फीयर, ठीक है। तो डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो ये कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर जो आयोनाइजेबल आयन प्रेजेंट है, ऐसा आयन जो आयोनाइज हो सकता है। इन द सेंस बच्चों, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर आप इसको वाटर में डाल दें, अगर आप इस कंपाउंड को वाटर में डाल दें तो ये वाला कंपाउंड यहां से निकल जाएगा, मतलब ये आयोनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, यू कैन से, समझ रहे हो? ऐसे ग्रुप को आप कहते हो काउंटर आयन। सो इन दिस सिचुएशन दिस K4 इज कॉल्ड एज काउंटर आयन, समझ रहे हो? इन दिस सिचुएशन दिस K4 इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। क्या आपको समझ में आया? बताओ, इजी है ना, ज्यादा कुछ नहीं। देखो कुछ नहीं है, देखो अगर बच्चों आपको एक ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है बच्चों, जहां पर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई कंपाउंड लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, सो दैट कंपाउंड विल बी काउंटर आयन। ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो आई एम सो सॉरी, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इसमें आयोनाइजेशन काउंटर आयन कौन सा होगा बच्चों? दिस इज द काउंटर आयन, जो आपके इस कंपाउंड के बाहर प्रेजेंट है, जो आपके कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, वो आयोनाइजेशन कंपाउंड। अगर मैं इसको वाटर में डालूं तो ये वाला चीज बाहर हो जाएगा, पर ये बाहर नहीं होगा,
समझ रहे हो, ये वाला टूटेगा नहीं पर ये टूट जाएगा। सो इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, जहां पे कंपाउंड टूट के आयंस फॉर्म करता है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो ये आयोनाइजेशन कर सकता है पर ये नहीं कर सकता। तो ऐसा कंपाउंड जो कहां प्रेजेंट है, जो बाहर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट स्फीयर के, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। प्लीज बच्चों इसे नोट कर लीजिए, बच्चों प्लीज इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चले, आगे चले, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया ना बच्चों, ये समझ में आया ना। देखो इस कंडीशन में, जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे दो अगर आपको नहीं समझा होगा तो, मान लो मेरे पास है K3 FeCN6 ऐसा कोई कंपाउंड है। सो इन दिस कंपाउंड आप क्या कहोगे, मान लो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ गया और पूछा गया कि चलो बताओ ये क्या क्या है, तो आपको बताना है दैट दिस कंपाउंड इज काउंटर आयन। इसको हम कहते हैं बच्चों काउंटर आयन। ये जो स्पीयर है, ये जो स्पीयर है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट स्पीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेट स्पीयर। ये है बच्चों आपका सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम, सही है। ये है बच्चों आपका लिगेंड, ये है आपका लिगेंड, Cn इज द लिगेंड। इसमें क्या डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट थी बताओ मेरे को। ये है जो आपके कोऑर्डिनेट स्पीयर के बाहर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं बच्चों काउंटर आयन। प्लीज बच्चे इसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, पॉज करके लिखा करो, ऐसा नहीं कि 2 मिनट लगा रहे हो लिखने के लिए, 4 मिनट इतना नहीं रुक सकते ना हम लोग, तो वीडियो पॉज किया करो, जब मैं साइड में होता हूँ ना वीडियो पॉज किया करो, लिखा करो आराम से, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते बच्चों, चार्ज नंबर, व्हाट इज मीन बाय चार्ज नंबर। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है बच्चों, क्या है इसका आंसर है। कलर यार, जो कलर चाहिए वो कलर नहीं मिलता हमें। द नेट चार्ज present on the complex is called as charge number, ओके, समझ में आई बात, ओके। क्या था देखो, समझो, नहीं समझा तो समझो, देखो क्या है बच्चों, द नेट चार्ज कहां पे प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा, उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी नेट चार्ज प्रेजेंट होगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड एज चार्ज नंबर। उस चार्ज को हम क्या करेंगे बच्चों, चार्ज नंबर। फॉर एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है बताओ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल FeCN6-4 ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा आपको कंपाउंड दिया हुआ है एंड आपसे पूछा गया है कि बच्चों चलो बताओ चार्ज नंबर क्या है इस कंपाउंड का। तो आपको पता होना चाहिए चार्ज नंबर का मतलब क्या होता है, द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दी कॉम्प्लेक्स। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज मतलब कंप्लीट, समझ रहे हो, पूरा कंप्लीट चार्ज कितना। तो कुछ नहीं होता बच्चों, ये होता है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी रहती है ना, ये जो ऊपर वाली बच्चों वैल्यू लिखी है, दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट नेट चार्ज। तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -4, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक और कंपाउंड है प्लैटिनम EN4, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0, समझ रहे हो। तो ये वाला जो नंबर लिखा रहता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, दैट नंबर, और यू कैन से दैट इज कॉल्ड एज चार्ज नंबर, समझ में, दैट नंबर इज कॉल्ड एज चार्ज नंबर। अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो 0 ना, नहीं कुछ भी नंबर नहीं है बच्चों तो 1 आएगा, नहीं 0 ही आएगा 0 ही आएगा, समझ रहे हो, 0 चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ये आपका -4, क्लियर है, नोटेड डाउन। बहुत आसान चीज है बच्चों, इससे आसान कुछ नहीं होगा, ठीक है, ओके।
आगे चले, समझ में आया ना ये समझ में आया ना बच्चों। एक और एग्जांपल ले लो, इफ़ यू वांट, आई जस्ट वांट यू कि आपको समझ में आए। मान लो यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे -2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे -2 है, तो इसका चार्ज क्या होगा? कुछ नहीं, इसका चार्ज होगा -2, बस यही है। ओके, चलेगा, आगे बढ़े बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ नहीं होता बच्चों, बहुत ही आसान चीज है। द आयोनिक चार्ज ऑफ द सेंट्रल metal atom in an coordination compound is called as oxidation number। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। आयोनिक चार्ज बोल सकते हो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ही हो गया वो भी। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया तो किसका होगा बच्चों? हमेशा हम लोग फाइंड करेंगे, हमेशा वो चार्ज, आयोनिक चार्ज हो गया या फिर सिर्फ चार्ज, किसका होगा बच्चों? वो सेंट्रल मेटल एटम का। समझ रहे हो? अगर आपसे बोला गया कि भैया चलो इसका फाइंड करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो किसका फाइंड करोगे आप? बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भी बहुत सारे हमारे पास। मान लो आपको दिया गया है Fe, यहाँ पे है Cn, मान लो यहाँ पे 6 है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड दिया गया है और आपको बोला गया चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो इन दैट सिचुएशन आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। किसका नंबर पता करना है बच्चों? आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। मान लो यहाँ पे -4 है, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन आपको कुछ कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए, कुछ चार्ज पता होने चाहिए। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो Cl है तो -1, Cl का -1 चार्ज होता है। जितने भी हैलोजेंस हो गए ना, अगर मान लो Br है तो -1, अगर आयोडीन है तो -1, अगर Cn है तो भी -1, अगर OH है तो भी -1। समझ में आई बात? अगर ऐसे कोई कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो उसका चार्ज कितना होता है बच्चों? -1 चार्ज होता है। उनका चार्ज कितना होता है बच्चों? -1 चार्ज होता है, ठीक है। अगर मान लो H2O प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो क्या होगा? H2O प्रेजेंट है तो क्या होगा बच्चों? उस समय इसका चार्ज होता है 0। H2O का चार्ज कितना होता है? 0। अगर मान लो En प्रेजेंट है, En इथिलीन डायमाइन, तो इथिलीन डायमाइन का भी चार्ज कितना होता है? 0। इथिलीन डायमाइन का चार्ज कितना होता है बच्चों? 0। हमेशा ये चीज याद रखना है, ठीक है, ओके। अगर मान लो EDTA प्रेजेंट है, EDTA प्रेजेंट है, तो EDTA का चार्ज होता है -4। आपको देखा ना ऑक्सीडेशन नंबर, 4 ऑक्सीजन होते हैं ना, देखो कहाँ गया स्ट्रक्चर, कहाँ गया स्ट्रक्चर गायब कर दिया क्या मैंने? मिटा दिया मैंने स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई बात नहीं। EDTA का स्ट्रक्चर बनाओगे तो 4 एसिटेट ग्रुप होते हैं। यहाँ पे नाइट देखो, इथिलीन डायमाइन, एक अमाइन इधर, टेट्रा एसिटेट, तो यहाँ पे एक एसिटेट, यहाँ पे एक एसिटेट, यहाँ पे एक एसिटेट, यहाँ पे, तो 4 एसिटेट ग्रुप होते हैं। और चारों एसिटेट पे जो ऑक्सीजन होता है ना, उस पर माइनस चार्ज होता है, तो 4 माइनस चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से -4 चार्ज होगा। अब मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आ गया और आपसे बोला गया कि क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सो हाउ विल यू फाइंड? कैसे फाइंड करोगे बच्चों? आप लिखोगे, जैसे मान लो ये, इसको आप ले लोगे x, ठीक है, प्लस सॉरी रियली सॉरी बच्चों, Cn कितना है? 6 है। अब Cn पे कितना चार्ज होता है? देखो यहाँ पे, ये थोड़ा बुक में बना लो, याद रहेगा। Cn पे होता है बच्चों -1। Cn पे कितना होता है? -1 इज इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है? ये, दिस इज -4, बराबर है x, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -4। सो x यहां पे जाएगा -4 + 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? +2। तो मतलब आपके Fe पे कौन सा चार्ज है? +2 चार्ज। आपके Fe पे कौन सा चार्ज है बच्चों? +2 चार्ज। समझ में आया? ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स लाया हूं, मेरे को कुछ और भी एग्जांपल्स लाया हूं, उसको भी सॉल्व करते, ठीक है। चलो एक एग्जांपल है मेरे पास, क्या है? Mn Cl 6 -4। इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। ये हो जाएगा आपका x प्लस, ये कितना है? 6
Cl पे कितना चार्ज होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया, Cl पे चार्ज कितना होता है बच्चों, -1, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, -1 इज इक्वल टू -4, सही है, सेम आएगा, x इज इक्वल टू +2, अभी यही वाला हम लोग ने किया ना, ऐसे कुछ आया था ना आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ और है मेरे पास, सुनो, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, Zn एक सेकेंड, हाँ H2O6 और ऊपर चार्ज है +2, समझ रहे हो, ये आपका नेट चार्ज प्लस में भी हो सकता है। क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ, इसको आपने ले लेंगे x + 6, सही बात है। ये H2O पे कितना चार्ज होता है बच्चों, मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे H2O पे कितना चार्ज होता है, 0, तो आप यहाँ पे 6 × 0 इज इक्वल टू +2 हो जाएगा ये, तो 6 0 0, तो x इज इक्वल टू +2। समझ में आ रहा है बात, सॉल्व कर लोगे, बताओ मेरे को, सॉल्व कर लोगे। एक और क्वेश्चन ले, रुको, और कोई क्वेश्चन है क्या, सबका आंसर वही है क्या, ओके, मान लो ये है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, CO यानी कोबाल्ट EDTA -1, ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, कोबाल्ट आ जाएगा बच्चों x प्लस EDTA एक ही है, तो 1 × EDTA पे कितना चार्ज होता है, मैंने अभी आपको बताया बच्चों -4, तो इस पे कितना आएगा, -4 इज इक्वल टू -1, नेट चार्ज कितना हो गया, -1, ऐड करो इसको, तो x -4 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +2, नहीं 2 नहीं, +3, सॉरी +3, समझ में आ गया, ये तो बेसिक मैथ्स आता होगा ना आप लोग को, ये जो 4 है, ये 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो -1 + 4, प्लस माइनस होता है ना, पर बड़े का सिंबल लगता है, तो +3, सही, समझ रहे हो। सो इस प्रकार के बच्चों आपको कंपाउंड एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो जब भी आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, तो हमेशा आप ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालोगे, सेंट्रल मेटल एटम का, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, समझ रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया बच्चों, ओके, सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसके ऊपर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के रहेंगे, तो इसे आप सॉल्व कर लेना, हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इस लेसन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, चलेगा। तो इस वीडियो को आई गेस यहीं पे एंड कर देना चाहिए, कितनी बड़ी वीडियो हो गई, 53 मिनट की वीडियो हो गई है, सो आई गेस इस वीडियो को बच्चों हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए। ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे बच्चों, रेगुलरली आएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं मतलब, ठीक है। सो बच्चों वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो, ठीक है, लाइक जरूर से करना, आई होप आप लोगों ने कर ही दिया होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर नहीं किया होगा मेरे को तो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।